पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौंड प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देववर्धन के मित्र गौंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था, गौंड नरेश शशांक ने। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसे हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसोंग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म का महायान शाखा के राष्ट्रीय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो पूछा जा सकता है कि महायान बौद्ध विहार शिक्षा का प्रधान केंद्र किसके समय था? तो ये था हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसोंग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की। ये बहुत बार पूछा गया तो याद कर लेना। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्ष ने रचना की। धावक नामक एक कवि हर्ष पुरस्कार लेकर उसके नाम से ही तीनों नाटक लिख दिए, कहा जाता है ऐसा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक थे महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो अधीनस्थ शासक होते थे वो महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासन राज्य, स्थानीय, उपरिक या अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासक प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड
पारसिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारी को वृद्धेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र किसके समय था, तो हर्ष के समय। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया गया है। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग आया है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतुल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। 575 से 600 ईस्वी में तक इसने शासन किया। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु का कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। शिव विष्णु ने मम्बलपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि वराह मंदिर का निर्माण मम्बलपुरम में किसने कराया, तो वह शिव विष्णु ने कराया है। ये इसको 3 स्टार लगा लीजिए और रट लीजिए। कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए जो क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 670, परमेश्वर वर्मन द्वितीय प्रथम 670 से 700, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 728, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की थी, तो मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर सेव बन गया। तो पूछा जाता है कि किसके प्रभाव से वह सेव बन गया, तो वो था तमिल संत अप्पर के। महाबलीपुरम में एकांश मंदिर जिसे रथ कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। महाबलीपुरम में एकांश मंदिर जिसे रथ कहा जाता है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसमें 3 स्टार लगा के 3 नहीं 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ये आ सकता है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पीकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री तू एन त्यांग्स कराची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम सेव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्य, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजक आदि उपाधियां धारण की थी। इसने मामल्लपुरम ने गणेश मंदिर का निर्माण कराया। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। ये पूछा जाता है कि अरबों के आक्रमण के समय अरबों का आक्रमण कौन से शासक के समय हुआ था पल्लव वंश के, तो वो था नरसिंह वर्मन सेकंड। उसने राजाओं में सिंह, अग्रम प्रिय, शस्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव के उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर का निर्माण इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कराची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की शुरुआत उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया। ये वाला पॉइंट में 3 स्टार लगा लो,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि स्थापत्य कला हमारे सिलेबस में है, तो पूछ सकता है कि द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत किसने और कौन से मंदिर में पहली बार की गई थी। तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। कराची में कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के आदमकद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित के लेखक दांडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार के कवि थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांडी किसके दरबार में कवि थे, तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कराची में मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतावलंबी था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेव नार निवास करता था, जिसने भारत वीरणा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव का अंतिम शासक कंप वर्मा था, 948 से 980 तक। अब आएंगे हम चोल वंश पढ़ेंगे। चोल वंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश पांड्य के ध्वंसांत शेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी में, जिसकी राजधानी तंजाय या तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथंचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशंभु सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। चोलों ने स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। ये पूछा जाता है कई बार कि चोलों द्वारा प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां से राजा मुहिम फिफ्थ को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजा राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडी चोलमंडलम राजधानी पोलनरुआ बनाया। सॉरी। राजाराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला राजा भी राजाराज प्रथम था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल में पाल चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या थे, तो वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेह तब्राह्मणों के उपहार में दी जाने वाली भूमि, साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुन मडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पलिचंदन जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था।
कोलुतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थिर गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। तिरुपति में किसकी मूर्ति है? विष्णु की, गोविंदराज विष्णु की। और किसने कराया? रामानुजाचार्य ने कराया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकूटम कहा जाता था, जिसका अर्थ था सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। सॉरी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु का स्थानीय भाषा में नट्टूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुरुदवेलन तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान या और इसको अरयार प्रधान जैसे उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यह भी प्रश्न 2022 के एमपीपीएससी में प्री में पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और साधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमलकमल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उसे मध्यस्थ कहा जाता था। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा में 7 सदस्य थे। पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू स्वराज्य वसूला जाता था। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वह प्रशासनिक मामलों की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि को ब्राह्म्य दे कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के, कलंजू मतलब सोने के सिक्के कौन से? चोल काल के। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था, जिसकी रचना थी कलिंग तुर्पणी, कंबन, ओटकुट्टनन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंपुन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा। ये त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही, तो याद करने में तो आएंगी, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। 3 स्टार लगाओ और इसको रटो 10 बार। पर्सी ब्राउन ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निशान माना था। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय
वास्तुकला का निश्चक माना था किसने? पर्सी ब्राउन ने। चोल कालीन नटराज प्रतिभा का चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत मंडपम G20 की जहाँ बैठक हुई थी दिल्ली में, वहाँ जो भारत मंडपम है वहाँ भी जो नटराज की प्रतिभा लगाई गई है वह चोल काल की ही सांस्कृतिक सार है या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिभा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। स्यो संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या था? तो कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी के कालक्रम के अनुसार उरेयूर, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं की आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वल्जियार, नानादेशी एवं मन्नीग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाए। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दो जगह के थे, एक बादामी के चालुक्य थे और एक बादामी या वातापी के चालुक्य थे और दूसरे कल्याणी के चालुक्य थे। तो पहले हम कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश से कल्याणी के प्रमुख शासक थे तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तेल्लव तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ को राजधानी हटाकर कर्नाटक कल्याणी को बनाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मान्यखेड़ से राजधानी कल्याणी को किसने बनाया? तो सोमेश्वर प्रथम ने। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। विल्लण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि विल्लण और विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य 6वें या 6 के। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञ काव्य स्मृति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो वह विज्ञानेश्वर ने की थी, जो हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है। विक्रमाक देवचरित की रचना विल्लण ने की थी। विक्रमाक देवचरित की रचना विल्लण ने की थी, जो इसने विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला है। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य 6 के जीवन प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो वह है विल्लण द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित। चालुक्य वंश वातापी और बादामी के चालुक्य। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। जय सिंह ने, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कार्तिक वर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। वातापी के चालुक्यों को सामंत की स्थिति में स्वतंत्र स्थिति में लाने का पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसलिए इसे ही चालुक्य राजवंश का वातापी का संस्थापक माना जाता है। 543 से 544 में उसने वातापी के निकट पहाड़ी पर किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। महाकूट स्तंभ से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। जिनेन्द्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसे दक्षिणापंथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको 3 स्टार लगा लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शहर खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्यूनसोंग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूनसोंग किसके दरबार में आया था? ह्यूनसोंग तो चीनी यात्री आया था। पुलकेशिन द्वितीय के पल्लवी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया एवं राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। एल्लोर अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक इसके कीर्तिराज है, इसके रवि कीर्ति है, सॉरी, इसके लेखक रवि कीर्ति है। एल्लोर अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता में के गुहालेख में पारसी दूत मंडल के स्वागत का करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य को शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान में सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय ने की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने कराया? विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने, विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एल्लोर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? तो एल्लोर को। चालुक्य वंश वैगनी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय थे, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकीर या मान्यखेत, वर्तमान माल्यखेड़, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे के कुछ प्रमुख शासक थे। तो पहले कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। एल्लोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एल्लोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वस्त्रराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल या प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल व गंग शासकों ने संघ ने गोविंद तृतीय को नष्ट कर दिया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ के कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिसृष्टि लक्षण पुराण में की रचनाकार जीसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदि पुराण के और ये त्रिष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन थे। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। ये पूछते हैं कि अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था।
किसने? अल मसूदी ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिसे शांति पुराण की रचना की। शांति पुराण की रचना किसने की? कवि पुण्य ने, जो कन्नड़ भाषा के कवि थे। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एल्लोरा एवं एलिपेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एल्लोरा में 37 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं का सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध कौन सी? विश्वकर्मा गुफा, संख्या 10। इसमें से एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एल्लोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। एल्लोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने के लिए तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम प्रथम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंथण 1210 से 1246 ईस्वी तक थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। उसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबार में थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सारंगदेव ने की। होयसल वंश। अब हम पढ़ेंगे होयसल वंश। होयसल वंश समुद्र के होयसल वंश की स्थापना द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लार तृतीय था, जिसने मलिक काफूस को हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकर्णी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल या कोल्लल और बाद में तलकांड हो गई। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकातिक वंश का शासक बीटा प्रथम था। काकातिक वंश का शासक बीटा प्रथम था, जिसने नालकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्बकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। इसकी आपने एक मूवी भी देखी होगी साउथ की, रुद्रमा देवी। देख लेना तो आपको अच्छे से इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी काकातिक वंश की। इसकी एक बेटी रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, 1295 से 1323 तक। रायगंज केसरी और दयागंज केसरी काकातिक वंश की उपाधियां है। दयागंज केसरी की उपाधि काकातिक राजा प्रताप रुद्र ने को दी गई और रायगंज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। अब प्रमुख सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जैसे पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जामों में, तो आप इसको 3 स्टार लगा लीजिए। याद कर लीजिए कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 स्टार लगा लीजिए।
कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के बीच हुए। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापाल स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने? देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौंडी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ है। गौंडी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय ही हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राण में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजयसेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अबुद्ध सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अबुद्ध सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन ने राज्यसभा लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सेन के मुख्यमंत्री और न्यायाधीश का नाम क्या था? तो हलायुद्ध। विजय सेन ने देवपांडा में प्रधुनेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराए। तो ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 स्टार लगा लीजिए कि हिंदी में अपना सर्वप्रथम अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला शासक कौन सा राजवंश था? तो सेन राजवंश था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश कश्मीर पर शासन करने वाले शासक कालक्रम में इस प्रकार है। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की हिंदू वंश की स्थापना की। हेनसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कराया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश के संस्थापक अवंतीवर्धन वर्मन था। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन ने अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 1980 में उत्पल वंश की रानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। रानी जिद्दा भी मेंस में आ चुका है 2022 के। रानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्याण हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्याण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योति नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 26 राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी।
की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान के लिए आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसका शासनकाल था 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में के मध्य में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा गया है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो गढ़वाल या राठौर वंश, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कृत्यकल्पतरु की रचना किसने की, तो लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। अब चौहान वंश या चाहमान वंश या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का सॉरी इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया। तो पूछा जा सकता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की, तो अजयराज द्वितीय ने की थी और इसको अपनी राजधानी बनाई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव 1153 से 1163 हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ का राजकवि था। सोमदेव किसका राजकवि था? विग्रहराज फोर्थ का राजकवि था। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदन बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि चंदन बरदाई किसकी रचना है, तो चंदन बरदाई पृथ्वीराज का तृतीय राजकवि था, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर में जैन मंदिर के शिखर पर पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और विजय और गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब परमार वंश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का है, जिसके राजा भोज इसी वंश से संबंधित है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल में दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज के चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण के अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व अनेक उपयोग का उल्लेख है। नवसंहार चरित्र के रचिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचिता धनंजय, धनिक हलायुद्ध और अमिति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूति शासक थे राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस पे भोजशाला विवाद चल रहा है, जिसकी अभी खुदाई चल रही है। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट बना के याद कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने बनाया था, तो राजा भोज ने बनाया था। और कहाँ पे? धार में।
इस मंदिर परिसर में और इसी मंदिर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण भी करवाया था राजा भोज ने। ये भी मध्य प्रदेश पीएससी 2019 में आ चुका है प्री के पेपर में। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का और एवं उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलगू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया।